गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी टाइम्स पर हार्दिक स्वागत है। कल हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था, आज हम लोकसभा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जो लोकसभा है अगर हम इसके आर्टिकल की बात करें, कल भी हमने ट्रिक के माध्यम से इनके आर्टिकल्स जाने थे, तो इसका आर्टिकल क्या है? इसका अनुच्छेद है 81 आर्टिकल में लोकसभा की जानकारी दी हुई है। देखिए, जो लोकसभा है इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन। इसको निम्न सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन। और उच्च सदन किसको कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जनता का सदन, जनता का सदन, जनता का सदन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जनता द्वारा डायरेक्ट जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो इसमें जाकर बैठते हैं और जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ साथ इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन। और अगर कल हमने बात की थी, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन, निम्न सदन, जनता का सदन और अस्थायी सदन लोकसभा को कहा जाता है। अगर हम देखें लोकसभा के बारे में कुछ बातें और पढ़ें, तो देखिए लोकसभा की संरचना के बारे में अगर हम बात करें, लोकसभा की संरचना, लोकसभा की संरचना के अंदर कुल सीटों की बात करें तो इसमें सीटें कितनी होती हैं? इसमें सीटें होती हैं मैक्सिमम 552 सीटें होती हैं। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो देखिए, लोकसभा का गठन इसका हुआ था 17 अप्रैल। कल हमने राज्यसभा के गठन की भी बात की थी और संसद की पहली बैठक की भी बात की थी। तो इसका हुआ था 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ था। तो लोकसभा में मैक्सिमम सीटें होती हैं 552। अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? 552 सीटें होती हैं। अगर हम इनको टुकड़ों में बांटकर पढ़ें तो किस प्रकार से ये सीटें विभाजित की जाती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, 552 में से 530 सीटें तो आती हैं राज्यों से। जो राज्य होती हैं उनकी राज्यों से आती हैं, यानी निर्वाचन होता है डायरेक्ट जनता के द्वारा इनके सदस्यों का। और 20 सीटें आती हैं केंद्र शासित प्रदेशों से, यानी संघ शासित प्रदेशों से। और अगर हम बात करें 2 सीटों की, तो 2 सीटें आती हैं एंग्लो इंडियनों की, एंग्लो इंडियन। 530 सीटें राज्यों को दी गई हैं, 20 सीटें संघ शासित प्रदेशों को दी गई और 2 सीटें एंग्लो इंडियनों के लिए रखी गई हैं। अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में हैं 545 सीटें ही बढ़ती हैं। तो ये किस प्रकार से बढ़ती हैं इनकी देख लें। 530 तो राज्यों से आते हैं, राज्यों से। इसके साथ साथ है अगर हम देखें जो संघ शासित प्रदेश हैं वहां से कितनी आती हैं? वहां से आती हैं सिर्फ 13 कैंडिडेट ही वहां से चुनकर आते हैं।
और अगर हम एंग्लो इंडियनों की बात करें तो 2 सदस्य एंग्लो इंडियनों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। देखिए एक बात आप जान लीजिए, अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन चुनकर आ गए 2 के 2, तो फिर जो राष्ट्रपति हैं वो एंग्लो इंडियनों का मनोनयन नहीं करेंगे। अगर मान लो एक एंग्लो इंडियन चुनकर आ गया तो फिर एक का मनोनयन करेंगे, अगर कोई भी चुनकर नहीं आया तो 2 का मनोनयन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एंग्लो इंडियनों का प्रतिनिधित्व संसद में हो जाएगा फिर, इसलिए उनके प्रतिनिधित्व के लिए उनका मनोनयन करते हैं। तो जो 20 सीटें थी यहाँ पर राज्यों से, देखिए संघ शासित 20 जो सीटें थी संघ शासित प्रदेशों से, वहां से सिर्फ 13 सीटें ही आती हैं, तो कम इसलिए यहाँ पे कम हो गई 7 सीटें, क्योंकि जो यूटी हमारे वहां से 7 सीटें नहीं बढ़ती हैं। वो क्यों नहीं बढ़ती हैं? क्योंकि हमारा जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो POK है हमारा, वहां से ये 7 सदस्य चुनकर नहीं आते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखना। वर्तमान में कितनी है? 545, और मैक्सिमम की अगर बात करें तो 552 सीटें हमारी लोकसभा के अंदर हैं। देखिए हम एंग्लो इंडियन की बात की तो हम थोड़ा एंग्लो इंडियन के ऊपर बात करते हैं। एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? ये एंग्लो इंडियन बहुत बार सुना है, आज उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक अनुच्छेद देख लेते हैं हम सबसे पहले, अनुच्छेद 331। इसमें क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियनों को मनोनीत करेंगे। 2 एंग्लो इंडियनों को मनोनीत करेंगे। कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति महोदय जी मनोनीत करेंगे। अगर हम इनकी परिभाषा की बात करें तो इनकी परिभाषा दे रखी है अनुच्छेद 366 में। एंग्लो इंडियंस की परिभाषा के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए वो परिभाषा क्या है। जब हमारे संविधान का निर्माण कार्य हो रहा था तो उस समय हमारे यहाँ पर पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश नागरिक आकर बस गए थे, और जब वो यहाँ पर बस भी गए थे लेकिन यहाँ पे पहले रह भी रहे थे, तो उनको भी विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने क्या किया, इनको आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करेंगे, और अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल विधानसभाओं में एक सदस्य का मनोनयन करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं वो व्यक्ति यहाँ पर आकर बस गए थे और उन्होंने किसी भारतीय महिला से शादी कर ली। आप छोटे रूप में कह सकते हैं कि वह अंग्रेज जिनके पिता या दादा तो ब्रिटिश रहे हों और उनकी माता वो भारतीय हों, तो वो क्या कहलाएंगे? वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। यानी ऐसे व्यक्ति जिनके पिता या दादा तो अंग्रेज रहे हों और उनकी माता भारतीय रही हों, उन्होंने यहाँ की स्थायी नागरिकता ग्रहण कर ली, भारतीय महिला से शादी कर ली, तो उनके होने वाले बच्चे क्या होंगे? एंग्लो इंडियन होंगे। तो ये परिभाषा दे रखी है आर्टिकल 366 के अंदर। और अनुच्छेद अगर हम 333 की बात करें तो राज्यपाल, जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं वो क्या करते हैं? एक सदस्य का विधानसभा में मनोनयन, यानी एक सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। देखिए जो एक व्यक्ति थे फ्रैंक एंथनी, ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि 7 बार जिनका मनोनयन हुआ था, 7 बार इनको राष्ट्रपति ने लोकसभा में मनोनीत किया था। और ये हमारे संविधान सभा के भी सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं बल्कि कुछ समय के लिए संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी बने थे।
तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। फ्रैंक एंथनी का नाम था। इसके बाद अगर हम लोकसभा के सदस्यों की योग्यता के बारे में बात करें तो इनकी योग्यता क्या होगी? क्वालिफिकेशंस ऑफ लोकसभा के मेंबर हैं उनकी। तो देखिए योग्यता, हमने कल आर्टिकल की बात की थी, तो अनुच्छेद 84 में इनकी भी योग्यता का जिक्र दिया हुआ है। अगर हम योग्यता के बारे में देखें तो पहली बात है भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक। ये कंडीशन बिल्कुल अप्लाई होगी इनके ऊपर कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी अनिवार्य है। तो उसकी आयु कितनी हो? 25 वर्ष तो कम से कम हो। वो किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो। और एक बात है जन प्रतिनिधि जो कानून है, जो एक्ट है 1951 का, उसमें बहुत सारे नियम कानून दिए गए हैं। उसमें है कि 2 साल की सजा वगैरह न हुई हो, बहुत सारे और भी इसमें नियम हैं, उनको भी फॉलो करना अनिवार्य है। और इसके साथ साथ अन्य योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। तो ये बातें लोकसभा के सदस्य के लिए अनिवार्य हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो उनकी निर्वाचन विधि क्या होगी? लोकसभा के सदस्य की निर्वाचन जो मेथड होता है वो किस प्रकार होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए अगर हम उसके निर्वाचन पद्धति की बात करें, लोकसभा के सदस्य की निर्वाचन पद्धति, पहली बात इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, यानी इनका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। इसके साथ बाद अगर हम बात करें तो इनके चुनाव में जो विधि होती है वो होती है अगर्ता ही विजेता, अगर्ता ही विजेता, यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जिसको सबसे अधिक वोट मिलेंगे वही विजयी होगा। और इसके साथ साथ है सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार अनुच्छेद 326 में इसके बारे में दिया हुआ है, यानी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति इसमें मतदान करेंगे। तो ये उनके चुनाव की पद्धति होगी। इसके साथ अगर हम कोई व्यक्ति जब चुनाव लड़ेगा तो उसको जमानत राशि भी देनी पड़ती है, उसके बारे में देख लेते हैं। जमानत राशि, जमानत राशि, देखिए इनकी जमानत राशि अलग अलग होती है। अगर हम बात करें एससी और एसटी की, तो एससी और एसटी की जमानत राशि होती है 12,500 रुपये, उनको जमानत राशि देनी पड़ेगी। और अगर हम जनरल और ओबीसी की बात करें तो इनकी जमानत राशि होगी 25,000। अगर इनको 1/6 वोट नहीं मिले तो इनकी जो जमानत राशि है वो क्या हो जाएगी? वो जब्त हो जाएगी। तो ये इनकी जमानत राशि होती है। इसके साथ अगर हम बात करें कि कार्यकाल का, तो इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल साधारणतः 5 वर्ष का होता है। और अगर मान लो लोकसभा बीच में विघटित या भंग हो जाती है तो इनको पहले भी छुट्टी करनी पड़ती है। अगर मान लो लोकसभा भंग हो जाए तो इनको
पहले भी जाना पड़ता है, अपना पद छोड़ना पड़ता है। और अनुच्छेद 85 के अनुसार आपको पता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, और अब तक 8 बार लोकसभा भंग की जा चुकी है। कितनी बार की जा चुकी है? 8 बार। मान लो इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो आज तक 8 बार लोकसभा का विघटन हो चुका है। तो ये इनके कार्यकाल के बारे में हमने बात की। उसके बाद जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है देश में, राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी लोकसभा का कार्यकाल 1 बार बढ़ाया जा सकता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं इनके वेतन संबंधी। इनको जो वेतन या जो भत्ते दिए जाते हैं वो किस प्रकार दिए जाते हैं। देखिए, अगर हम वेतन की बात करें तो इनको वेतन अनुसूची 2 के अंतर्गत दिया जाता है, यानी अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। जो शेड्यूल 2 है उनके अनुसार इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। और इनका वेतन कहां से दिया जाता है? इनका वेतन भारत की सिंचित नीति से, भारत की सिंचित नीति से इन्हें वेतन दिया जाता है। और इस पर इनके वेतन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी ये टैक्स फ्री होते हैं, इनकी टैक्स नहीं लगता है। देखिए 1992-93 की अगर हम बात करें तो उस समय सांसद निधि बनाई गई थी, सांसद निधि की बनाई गई थी। और यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? MP लेड्स, यानी लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये बनाई गई थी। इसके अंतर्गत क्या हुआ? अगर हम 7वें वेतन आयोग की बात करें, 7वें वेतन आयोग के अनुसार पहले इनकी सैलरी कितनी थी? 50,000 रुपए सैलरी इनको मिलती थी। लेकिन 7वें वेतन आयोग के बाद इनको 1 लाख रुपए प्रति माह सैलरी मिलती है। कितनी मिलती है? 1 लाख। ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें, इनको 5 करोड़ रुपये, कितने? 5 करोड़ रुपये अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए दिया जाता है। और 1 साल में दिया जाता है ये 5 करोड़ रुपए। और 5 साल में कितने हो जाएंगे? 5 साल में आपको पता है 25 करोड़ रुपये हो जाएंगे, अपने जो इनका निर्वाचन क्षेत्र है उसका विकास करने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन ये अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकास नहीं करते बल्कि खुद का विकास करते हैं। तो ये 5 करोड़ रुपए इनको अलग से दिए जाते हैं, सैलरी इनको अलग से दी जाती है। इसके साथ है अगर हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों को जो ये सांसद निधि मिलती है तो वो राज्य के विकास के लिए उनको वो खर्च करनी पड़ती है और इनको अपने क्षेत्र के विकास के लिए करनी पड़ती है। और ये जिला जो देश होते हैं वो इसका निर्धारण करते हैं या उसके द्वारा खर्च की जाती है, उनके माध्यम से खर्च की जाती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इनको 45,000 रुपये मिलता है कार्यालय का खर्च। कौन सा खर्च? यानी ऑफिस का इनको खर्च मिलता है। और वो कितना मिलता है? 45,000 रुपये अलग से मिलता है। इसके साथ साथ इनको 45,000 रुपये ही मिलता है क्षेत्र भत्ते के रूप में। क्षेत्र भत्ता ये इनको अलग से मिलता है प्रति महीने के हिसाब से। और इनको 20,000 रुपये, कितने? 20,000 रुपये इनकी पेंशन होती है। और ये पेंशन 20,000 रुपये तब मिलती है जब वो एक बार लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य बनता है। और अगर वो 2 बार बनेगा तो उसको 40,000, 3 बार बनेगा तो उसको 60,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। तो आप देख लीजिए हमारे सांसद जो होते हैं उनको कितनी सारी भारी भरकम रकम मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उनको 15,000 रुपये मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए
दिए जाते हैं, यानी इंटरनेट के लिए दिए जाते हैं। आप देख लीजिए 500-700 रुपये में 3 महीने का रिचार्ज हो जाता है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं, और हमारे सांसद महोदय को 15,000 रुपये मोबाइल का खर्च दिया जाता है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार क्या हुआ था, इनकी जो सांसद निधि है उसका अध्ययन करने के लिए वीरप्पा मोइली एक समिति बनाई गई थी। वीरप्पा मोइली उसको कहा गया कि आप इस सांसद निधि का विश्लेषण करके ये बता दीजिए, क्या ये जो इनको सांसद निधि दी जाती है सांसदों को, ये ठीक है या ये गलत है, ये इसका सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसने कमेटी ने जब इसका अध्ययन किया तो इसने पाया कि जो अधिकतर सांसद हैं वो अपनी सांसद निधि का सही से उपयोग नहीं कर रहे, वो अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद का विकास कर रहे हैं। और इसने कहा कि इनकी सांसद निधि को, जो इनको 5 करोड़ रुपए मिलती है, इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, यानी इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद संसद में जोरदार हंगामा होता है, सांसदों ने इस बात का बहुत सारा विरोध किया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आचार्य पर्सन कमेटी बनाई जाती है, और उसके भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो सांसद निधि है, एमपी लैट्स है, उसका आप अध्ययन कीजिए और बताइए कि ये जो है ये सांसद अपने क्षेत्र का विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इसने अध्ययन किया, इसने पाया कि जो 5 करोड़ रुपये हैं ये तो बहुत कम हैं, इनके इस 5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये कर देने चाहिए, 10 करोड़ प्रति ईयर कर देने चाहिए। तो आप देख लीजिए, अब ये हमारे सांसद वो नियम कानून बनाते हैं, कभी भी ये 10 करोड़ हो सकते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम उन्हीं के हाथ में है। तो अब इस कमेटी ने 10 करोड़ की सिफारिश कर दी, तो ये इनको वेतन दिया जाता है। और हमने पढ़ लिया, ये टैक्स इसके ऊपर नहीं लगता है। और एक बात और ध्यान रखिए, इनका 32 बार हवाई यात्रा या हवाई सफर करने की भी अनुमति होती है। और अनुच्छेद, जब हमारे देश में आर्टिकल 360 लगता है, यानी वित्तीय आपातकाल लगता है जब, तो वित्तीय आपातकाल के समय इनका जो वेतन है उसमें कटौती की जा सकती है, यानी नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंस जो आपातकाल लग जाएगा हमारे देश में, तो उस समय इनके वेतन में कटौती की जा सकती है। तो ये देखा हमने वेतन के संदर्भ में। अब हम बात कर लेते हैं वेतन के बाद इनके, हमने कार्यकाल की बात की, हमने योग्यताओं के बारे में देखा, हमने वेतन, हमने जमानत राशि देखी। अब हम इनकी त्याग पत्र की बात कर लेते हैं। ये जो त्याग पत्र किसको देते हैं, देखिए लोकसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। किसको देते हैं? अध्यक्ष को देते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष इसकी जानकारी राष्ट्रपति महोदय को देंगे। ये किसको जानकारी देंगे? ये देंगे हमारे प्रेसिडेंट को। और अगर राज्यसभा के सदस्यों को अपना त्याग पत्र देना हो तो वो देंगे राज्यसभा के सभापति को, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति इसकी जानकारी किसे देंगे? उपराष्ट्रपति भी इसकी जानकारी राष्ट्रपति जी को देंगे। तो ये इनके त्याग पत्र के संदर्भ में हमने पढ़ा। अब हम देख लेते हैं, हम अब पढ़ेंगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में। देखिए जो प्रोटेम स्पीकर है वो कौन होता है? प्रोटेम
स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कह लीजिए या इनको अंतरिम अध्यक्ष कह लीजिए, अंतरिम अध्यक्ष, या इसके साथ साथ आप इसको अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं, अस्थायी अध्यक्ष भी इनको कहा जाता है। देखिए राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो सांसद चुनकर आते हैं मान लो लोकसभा में, उनको शपथ दिलाने का काम किसका है, हमारे राष्ट्रपति जी का है। लेकिन राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, जो 543 सदस्य लोकसभा में चुनकर आते हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को, चाहे उसके पास अधिक अनुभव हो या उसकी एज ज्यादा हो, उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देंगे, ठीक है। और वो प्रोटेम स्पीकर जब तक कार्य करेगा जब तक लोकसभा का अध्यक्ष चुनकर नहीं आ जाता। तो इसके अगर हम कार्य की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर की, तो इसका कार्य है तो शपथ, ये सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, लोकसभा के सभी सदस्यों को ये शपथ दिलाएंगे। इसके साथ साथ ये लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ये देखिए एक व्यक्ति थे गोविंद दास, ये 4 बार प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, तो आप इसको भी ध्यान रखना। ये कौन है, ये प्रोटेम स्पीकर होते हैं। अब हम देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, पहली बात ये लोकसभा के अध्यक्ष ये लोकसभा के सदस्यों में से ही इनका निर्वाचन होता है। जितने लोकसभा के सदस्य हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति का लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होता है, या उसको ही उनमें से चुन लिया जाता है। और जब उनको चुना जाएगा तो आप ध्यान रखना, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते, बल्कि वो लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। ये इसको भी आप ध्यान रखना। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष जब उनमें से चुन लिए जाएंगे तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो सदन के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। क्या होते हैं, मुख्य स्पीकर होते हैं या मुख्य प्रवक्ता होते हैं, मुख्य प्रवक्ता होते हैं। संसदीय मसलों में इनका जो फैसला होता है या इनका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। इसके बाद अगर हम इनके कार्य की बात करें तो इसके कार्य क्या क्या होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के। देखिए लोकसभा के अध्यक्ष कोई विधेयक, पहले धन विधेयक के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ये फैसला करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक यानी मनी बिल है या नहीं है, तो धन विधेयक के संदर्भ की जानकारी देंगे लोकसभा अध्यक्ष। और हमने पढ़ा था अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो संयुक्त अधिवेशन होता है, यानी दोनों सदन बैठते हैं किसी बिल पर चर्चा करने के लिए, तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करेंगे, उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तीसरी बात अगर हम पढ़ें तो कोरम, जब कोरम पूरा नहीं होगा तो ये बैठक को स्थगित कर देंगे, यानी पोस्टपोन कर देते हैं। इसके साथ साथ लोकसभा के कार्यवाही का ये क्या करते हैं, संचालन करते हैं। लोकसभा की कार्यवाही का भी ये संचालन करते हैं। ये बहुत सारे धन विधेयक के बारे में बताएंगे। जब संयुक्त बैठक होगी या संयुक्त अधिवेशन होगा उसकी क्या करेंगे, अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ कोरम पूरा नहीं होने पर
ये क्या करेंगे, बैठक को पोस्टपोन कर देंगे। इसके साथ साथ कार्यवाही का संचालन करेंगे और किस व्यक्ति को खड़ा होकर बोलना है, किसको बैठाना है, वो सभी कार्य लोकसभा के अध्यक्ष महोदय ही करते हैं। देखिए, पहले लोकसभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी, जीवी मावलंकर साहब। आप इनको गणेश वासुदेव मावलंकर भी कह सकते हैं। यह हम आजादी के बाद प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। देखिए, अगर हम और स्टार्टिंग की बात करें तो 1919 में जब तो राज्यसभा और लोकसभा को केंद्रीय विधानसभा ही कहा जाता था, उस समय लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का सृजन किया गया था 1919 के एक्ट के दौरान। ठीक है, जो मार्लिमेंटो एक्ट आया था उसके दौरान ही इनके पदों का सृजन किया गया था। और 1921 में पहली बार केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वो बनाए गए थे हेनरिक हाइट। आप इस नाम कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1921 में पहले कौन बनाए थे? हेनरिक हाइट, जो कि अंग्रेज थे। इसके बाद अगर हम भारतीय की बात करें तो प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए थे केंद्रीय विधानसभा के? वो बनाए गए थे 1925 में विठुल भाई पटेल। कौन? विठल भाई पटेल जी। ये पहले भारतीय थे, प्रथम इंडियन थे। अगर हम बात करें पहले मुस्लिम कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम थे लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद माकुल। और अगर हम बात करें प्रथम महिला एवं दलित लोकसभा अध्यक्ष की, तो वो कौन थी? दलित एवं महिला, तो ये थी हमारी मीरा कुमार। और आप सभी को पता होगा एक IFS अधिकारी थी, तो मीरा कुमार थी। अगर हम दूसरी महिला की बात करें, सेकंड वुमेन, तो वो कौन थे? अभी हमारी थी 2014 में बनी थी, जो सुमित्रा महाजन जी। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है जी ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इसके साथ साथ है जो हुकुमचंद और एक अयंगर जी थे, वो लोकसभा के उपाध्यक्ष से क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। और आपको पता होगा नीलम संजीवा रेड्डी भी, नीलम संजीवा रेड्डी, ये भी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने थे और राष्ट्रपति भी बने थे, आप सभी को पता है। तो ये पढ़ा हमने लोकसभा के अध्यक्षों के बारे में। हम जान लेते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में भी, उसके बाद हम अपनी क्लास की एंड करेंगे। उपाध्यक्ष, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष की तरह लोकसभा के उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। और अगर हम इनके कार्य की बात करें तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सभी कार्य कौन करेंगे? लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं उपाध्यक्ष के बारे में। और ये त्याग पत्र किसको देते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष त्याग पत्र एक दूसरे को देते हैं। यानी लोकसभा के अध्यक्ष तो अपना त्याग पत्र देंगे उपाध्यक्ष महोदय को, और उपाध्यक्ष देंगे अध्यक्ष महोदय को। आपस में ये अपने त्याग पत्र दे लेते हैं।
तो आज हमने बात की लोकसभा के बारे में। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।